नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है परीक्षा वाणी MCQ प्रैक्टिस सेट सीरीज, जिसमें हम पूरी परीक्षा वाणी को MCQ के रूप में यहां पर कवर कर रहे हैं और सिर्फ क्वेश्चन आंसर को नहीं देख रहे हैं, इनको पूरी डिटेल के साथ, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कवर करते हुए चल रहे हैं। परीक्षा वाणी MCQ सीरीज हमारी दो पार्ट्स में चल रही है, जैसा आप जानते हैं। एक में हिस्ट्री वाले पोर्शन को कवर कर रहे हैं और दूसरे में हिस्ट्री के अलावा जितना है उन सबको कवर कर रहे हैं, ज्योग्राफी, संस्कृति, सारी चीजों को। हिस्ट्री की अभी तक हमने 12वीं क्लास कवर कर ली है। आज हमारी ये 13वीं क्लास होगी हिस्ट्री की। 600 क्वेश्चंस को 12 क्लासेस में हमने कवर किया है। अगर आपने इन क्लासेस को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और ज्योग्राफी की भी हमारी 6 क्लासेस हो चुकी हैं, उनको भी आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा नगर के मध्य में स्थित वह किला जिसमें वर्तमान समय में कचहरी, जिला अधिकारी कार्यालय व अन्य सरकारी दफ्तर हैं। तो अल्मोड़ा के मध्य में कौन सा किला है जिसमें कई सारे सरकारी दफ्तर हैं? यह है आपका मल्ला महल। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। प्रश्न आता है, मल्ला महल कहां है? आप कहेंगे अल्मोड़ा। और किसने बनवाया? तो इसका निर्माण जो चंद राजा था, रुद्रचंद, इसने करवाया था। ठीक है। नेक्स्ट है, पंवार राजा महीपति शाह के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो महीपति शाह को लेकर के 4 स्टेटमेंट है, चलिए देखते हैं। पहला, इसके समय तिब्बत के दावा प्रांत के राजा बार बार आक्रमण कर लूटपाट करते थे। इसको यहां पर दापा करना, ठीक है। तो दापा जो प्रांत था उस समय तिब्बत की साइड आपका, वहां से लगातार हमले होते थे महीपति शाह के काल में। यह आपका सही बिंदु है। इसने दापा प्रांत पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया था। लगातार दापा से आक्रमण होते थे और इसीलिए महीपति शाह ने दापा अभियान किया, दापा पर उन्होंने हमला किया था और दापा को जीत लिया था। यह भी आपका सही है। महीपति शाह के दापा प्रांत पर आक्रमण का नेतृत्व रिखोला लोदी ने किया था। यह वाला पॉइंट भी आपका सही है। पहली बार महीपति शाह खुद गए दापा जीतने, दूसरी बार दापा विजय के लिए उन्होंने लोदी रिखोला या रिखोला लोदी को उन्होंने भेजा था। ठीक है, यह भी सही है। महीपति शाह के राज्यकाल में चंद राजाओं से एक भी युद्ध नहीं हुआ था। यह वाला आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यही वाला यहां पर गलत है। देखिए, महीपति शाह की जो मृत्यु होती है वो कोसी के युद्ध में होती है। कोसी का युद्ध 1635 में लड़ा गया था महीपति शाह और चंद राजा त्रिमल चंद के बीच में। तो यहां पर है चंद राजाओं से एक भी युद्ध नहीं हुआ था, ये आपका गलत हो जाएगा। त्रिमल चंद के साथ युद्ध होता है इनका कोसी का युद्ध, जिसके बारे में कहा जाता है कि महीपति शाह ने खुद से यह युद्ध करने का आग्रह किया था त्रिमल चंद से, ताकि वो यहां पर शहीद हो सके और जो नागा साधुओं की हत्या इन्होंने करवाई थी उनके पाप से ये मुक्त हो सके। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहां पर गलत है। नेक्स्ट है, कुमाऊं परिषद का सम्मेलन और स्थान के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। एक तरफ कुमाऊं परिषद के सम्मेलनों का क्रम दिया है, दूसरी तरफ स्थान दिया है। कुमाऊं परिषद का जो पहला अधिवेशन था, कहां हुआ था पहला अधिवेशन? अल्मोड़ा में हुआ था, 1917 में हुआ था। कुमाऊं परिषद का दूसरा अधिवेशन यह हुआ था हल्द्वानी में 1918 में। तीसरा अधिवेशन कोटद्वार में हुआ था 1919 में और चौथा अधिवेशन 1920 में काशीपुर में हुआ था। तो पहले का आंसर 2 है, दूसरे का आंसर 3 है, तीसरे का 4 है और चौथे का 1 है। 2 3 4 1 इसका यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। 2 3 4 1 ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, अल्मोड़ा जिले में वह किला जिसे गोरखा कालीन माना जाता है। इनमें से कौन सा किला है जिसे गोरखा काल का माना जाता है? यह माना जाता है नेथड़ा का किला। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेथड़ा का किला आपके अल्मोड़ा में है और ऐसा माना जाता है इसका निर्माण गोरखाओं के शासनकाल में हुआ था। गोला चौड़ किले की बात करें तो यह चंपावत में है। बाणासुर का किला यह भी चंपावत में है। खगमरा का किला यह भी अल्मोड़ा में है, लेकिन इसका निर्माण चंद राजा भीष्मचंद ने करवाया था। किस पंवार शासक ने तिब्बत के दापा प्रांत के साथ शांति स्थापित करने के लिए अपने सेनापति माधो सिंह के सहयोग से दोनों राज्यों के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण कराया था? तो खुद भी गए थे, लोदी रिखोला को भी भेजा था, अपने सेनापति माधो सिंह को भी भेजा था महीपति शाह ने। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है।
महीपति शाह के ही काल में माधो सिंह भंडारी ने प्रसिद्ध मलेथा की कूल का निर्माण भी किया था। ठीक है। मेहरा और फरतयाल दो दरबारी गुटों का संबंध किस राजवंश से संबंधित है? तो देखिए, मेहरा और फरतयाल ये किसके शासन काल में थे? ये थे हमारे चंद राज्य काल में। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। चंद शासन काल में जो प्रमुख पदों पर बैठते थे, जो परामर्शदाता होते थे राजा के, उन्हीं के दो धड़े बने हुए थे। एक धड़े को मेहरा, दूसरे को फरतयाल कहा जाता था। किसके काल में या किस वंश के साथ जुड़े हुए हैं? ये चंदों के साथ जुड़े हुए हैं। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कुमाऊं परिषद अधिवेशन बद्रीदत्त पांडे की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था? तो कुमाऊं परिषद के आप जानते हैं टोटल 6 अधिवेशन हम पढ़ते हैं। कौन से वाले अधिवेशन की अध्यक्षता बद्रीदत्त पांडे ने करी थी? जो कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन था, इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष जयदत्त जोशी थे। चौथे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चौथे के हरगोविंद पंत थे। पांचवा अधिवेशन 1923 में होता है और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? बद्रीदत्त पांडे करते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। जो पांचवा अधिवेशन था ये आपके टनकपुर में आयोजित किया गया था, 1923 में किया गया था। ठीक है। कुमाऊं परिषदों को लेकर के बहुत बार आपके सवाल बनते हैं। इससे पहले की भी हमारी जो वीडियोस हैं उसमें हमने कई बार कुली बेगार को लेकर के, कुमाऊं परिषदों को लेकर के, इनके अधिवेशनों को लेकर के डिटेल में बातें करी हैं। नेक्स्ट है, पवार वंश के किस शासक ने अपने लिए एक राजप्रसाद का निर्माण करवाया और उसमें कुल देवी राज राजेश्वरी की प्रतिष्ठा करी? तो पवारों की कुल देवी कौन थी? राज राजेश्वरी। और इनकी प्राण प्रतिष्ठा कहां पर करी गई थी? पवारों के द्वारा, खासकर अजयपाल के द्वारा देवलगढ़ में। तो देवलगढ़ में एक राजप्रसाद, एक महल का निर्माण करवाया था और वहां पर अपनी कुल देवी की भी प्रतिष्ठा करी थी। किसने? अजयपाल ने। ऑप्शन ए सही उत्तर यहां पर होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, चाराल के अंतर्गत निम्न में से कौन सी जाति आती है? देखिए, सोमचंद जब कुमाऊं में आता है, चंपावत में आता है और यहां पर चंद वंश की स्थापना करता है, सोमचंद के द्वारा 4 किलेदारों को नियुक्त किया जाता है। ठीक है। किनको नियुक्त करता है सोमचंद? 4 किलेदारों को। इन्हीं 4 किलेदारों को चार आल भी कहते हैं और इन्हीं को चाराल भी कहते हैं। ये दोनों आपको ध्यान रखना है। ठीक है। 4 किलेदार थे। कौन कौन थे इसमें 4 किलेदार? एक थे आपके कार्की, एक थे आपके बोरा, इसके अलावा एक थे आपके तड़ागी और इसके साथ आपके चौधरी। तो ये थे 4 किलेदार, कार्की, बोरा, तड़ागी, चौधरी। तो इसमें कौन कौन नहीं आते हैं? इसमें फरतयाल नहीं है, देव नहीं है, केवल कौन शामिल है? कार्की और बोरा। और बाकी के 2 कौन है? चौधरी और तड़ागी। इसी तड़ागी समुदाय से एक काफी प्रसिद्ध सेनापति था सोमचंद का, जिसका नाम था कालू तड़ागी। ये क्वेश्चन आता है किसका सेनापति था? राजा सोमचंद का था। ठीक है। इन्हीं चारालों की मदद से, ये जो 2 हो गए और दूसरे आपका एक तड़ागी और एक आपके चौधरी, इन्हीं चारालों की मदद से, खासकर इस कालू तड़ागी की मदद से सोमचंद ने उस समय जो यहाँ के एक स्थानीय राजा थे, रावत राजा जिनको कहा जाता है, दोनकोट के राजा थे, उनको पराजित किया था। ठीक है। एक और क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो 4 किलेदार थे ये मूलतः कहां के थे? ये मूलतः नेपाल के थे। ठीक है। इसको भी ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए और बी यहां पर केवल आपके सही हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, कुमाऊं परिषद के पहले अधिवेशन में किसके नेतृत्व में परिषद के प्रचार प्रसार का कार्य प्रारंभ किया गया था? कुमाऊं परिषद को लेकर के एक और अच्छा प्रश्न। देखिए, कुमाऊं परिषद का गठन होता है 1916 में। 1916 में नैनीताल में इसकी स्थापना होती है। 1917 के अंदर इसका पहला अधिवेशन होता है अल्मोड़ा में और इसी पहले अधिवेशन में एक कमेटी बनाई जाती है, एक परिषद का गठन किया जाता है, जिसका काम था कि जो परिषद है उसका प्रचार प्रसार करना, कुमाऊं परिषद का प्रचार प्रसार करना। एक टीम यहां पर गठित की जाती है और इस टीम का नेतृत्व कर रहे थे लक्ष्मीदत्त शास्त्री। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। तो कुमाऊं परिषद का प्रचार प्रसार करने के लिए एक टीम बनाई गई थी पहले अधिवेशन में 1917 में, जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? लक्ष्मीदत्त शास्त्री। ठीक है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, पवार वंश के किस राजा के सेनापति नंदी ने चंपावत को अपने अधिकार में ले लिया था? सिंपल सा क्वेश्चन यह है कि जो सेनापति थे नंदी, ये किसके सेनापति थे पवारों में? ये थे हमारे मानशाह के सेनापति। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। यह भी कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट है, कुमाऊं परिषद के निम्नलिखित किस अधिवेशन में अपना मत न मनवा पाने के संदर्भ में उदारवादियों ने परिषद से त्यागपत्र दे दिया था?
हमने एक क्वेश्चन लास्ट वीडियो में भी देखा था कि किस अधिवेशन से जो सत्ता थी, जो नेतृत्व था कुमाऊं परिषद का, वो उग्रवादी जो नेता थे, जो गरम दल के नेता थे, उनके हाथ में आ गया था। वो था 1920 का काशीपुर अधिवेशन। यहां से जो नेतृत्व कर रहे थे कुमाऊं परिषद का, वो गरम दल के नेता कर रहे थे। यह था आपका चौथा अधिवेशन। इसी अधिवेशन में उदारवादी नेता अपनी बातें नहीं मनवा पाए, जिस वजह से वो अपना इस्तीफा दे देते हैं। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य में स्थित निम्नलिखित किलों में से कौन सा किला वर्तमान में अल्मोड़ा में नहीं है? अल्मोड़ा चंद राजाओं की राजधानी रही थी। बहुत सारे किले यहां पर स्थित हैं, जिसमें आपका खगमरा का किला है, लालमंडी का किला है, नेथड़ा का किला है। बाउल्कीगढ़ किला अल्मोड़ा में नहीं है, यह आपके पिथौरागढ़ में स्थित है। इस बाउल्कीगढ़ किले का निर्माण गोरखाओं ने करवाया था और इसका नाम जो रखा गया था वो रखा गया था सिमलगढ़ का किला। इसका नाम क्या है? दूसरा, सिमलगढ़ का किला। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी किले को अंग्रेजों ने एक नाम दिया लंदन फोर्ट। आपको क्वेश्चन आता है लंदन फोर्ट कहां है? पिथौरागढ़ में। इसी किले को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, माधो सिंह, रिखोला लोधी और बनवारी दास किस परमार राजा के योग्य सेनापति रहे? तो तीन प्रमुख सेनापति थे महिपति शाह के। कौन कौन? माधो सिंह भंडारी, लोधी रिखोला और बनवारी दास। बनवारी दास के बारे में कहा जाता है कि जब 1635 में कोसी के युद्ध में महिपति शाह की मृत्यु होती है, ये वीर गति को प्राप्त होते हैं, इसी युद्ध में इन्हीं के साथ बनवारी दास भी शहीद हो जाते हैं। तो इनके एक प्रमुख ये सेनापति थे। ठीक है, बनवारी दास को मौलाराम के जो पूर्वज थे हरदास और श्यामदास, उन्हीं के परिवार का कोई सदस्य माना जाता है। ठीक है, इनमें जो रिखोला लोधी हैं, इनको गढ़वाल का रक्षक कहा गया है। तो आपको आएगा इनमें से किस सेनापति को गढ़वाल का रक्षक कहा जाता है? तब आप कहेंगे लोधी रिखोला। ठीक है, और माधो सिंह भंडारी के बारे में आप जानते हैं, इनको गर्वभंजक के नाम से जाना जाता है और इन्हीं के द्वारा मलेथा की कूल का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, चंद वंश में प्रजा के प्रशासनिक विभाजन में सामान्य प्रजा को निम्न में से क्या कहा जाता था? देखिए, इस क्वेश्चन को पेपर में आपसे पूछा जा चुका है और अलग अलग स्रोतों में इस क्वेश्चन को अलग अलग तरीकों से दिया है। पहले जो पेपर में आ चुका है उसको देख लेते हैं, फिर अदर टाइप से कैसे बनता है उसको देखेंगे। पेपर में आपसे पूछा गया था कि सामान्य प्रजा को रुद्रचंद के काल में क्या कहा जाता था? सही आंसर था पौड़ी 15 बिस्वा। ठीक है, कहीं पर पौड़ी लिखा है, कहीं पर इसको पौड़ी लिखा है, तो एक ही बात है। पौड़ी 15 बिस्वा किसको कहते थे? सामान्य जनता को। एक आपको यह याद रखना है। और चंदों के काल में कहते थे, खासकर रुद्रचंद के काल में। दूसरी बात, कुछ जगहों पर ऐसा दिया गया है कि उस समय जो गैर ब्राह्मण थे उनके लिए कहा जाता था पौड़ी 15 बिस्वा। एक आपको ये वाला पॉइंट भी याद कर लीजिए। अगर आ जाए रुद्रचंद का नाम न लेकर आए, सीधा चंद राजाओं का नाम आ जाए कि चंद वंश में क्या कहते थे गैर ब्राह्मणों को, तो भी आप पौड़ी 15 बिस्वा पे टिक करेंगे। और एक बुक में दिया गया है कि शूद्रों को क्या कहा गया है, तो शूद्रों के लिए भी इसी का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग स्रोतों में इसे अलग अलग समाज के लिए कहा गया है। आप सिर्फ इतना याद कर लीजिए, जनता को क्या कहा जाता है? पौड़ी 15 बिस्वा। ठीक है, नेक्स्ट है, कुमाऊं परिषद के किस अधिवेशन में कूली उतार प्रथा को 2 वर्ष के भीतर समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो कूली प्रथा को या कूली बेगार को, कूली जो पूरी प्रथा थी, इसे 2 साल के अंदर खत्म कर दिया जाएगा, ऐसा जो डिसीजन लिया गया था और इससे संबंधित जो प्रस्ताव पारित किए गए थे वो कुमाऊं परिषद के दूसरे अधिवेशन में किए गए थे। देखिए, अल्टीमेटम था यहां पर, बेसिकली सरकार को दिया गया था कि 2 साल के बाद आप इसको समाप्त करें। आपके पास 2 साल का समय है। अगर आपसे क्वेश्चन सिर्फ इतना आता है कि कब 2 साल का ये जो समय सीमा थी तय हुई थी, तो आप कहेंगे दूसरे अधिवेशन में जो 1918 में हुआ था, हल्द्वानी में हुआ था। ठीक है, कूली बेगार से संबंधित जो पहला प्रस्ताव लाया गया था वो कुमाऊं परिषद के तीसरे अधिवेशन में लाया गया था, जो 1919 में होता है, कोटद्वार में होता है। कूली बेगार से संबंधित और जंगलात कानूनों से संबंधित 2 प्रस्ताव तीसरे अधिवेशन में आते हैं। कूली प्रस्ताव को मित्रदत्त नैथानी के द्वारा लाया जाता है और जंगलात से संबंधित प्रस्ताव को प्रेम बल्लभ पांडे के द्वारा लाया जाता है। तो प्रस्ताव तीसरे वाले में आए थे, 2 साल की समय सीमा दूसरे वाले में डिसाइड करी गई थी। ठीक है, महिपति शाह ने दापा प्रांत पर अधिकार के पश्चात उसकी रक्षा के लिए निम्न में से किसे नियुक्त किया था? तो महिपति शाह ने दापा प्रांत को जीत लिया था। दापा प्रांत को जीतने के बाद जब महिपति शाह वापस लौट रहे थे तो इन्होंने 2 भाइयों को अपना यहां पर एक तरीके से प्रशासक और सेनापति के तौर पर नियुक्त किया।
ये दो भाई कौन थे? एक का नाम था भीमसेन और एक का नाम था राजवीर, और दोनों के दोनों कौन थे? दोनों के दोनों बर्थवाल थे। तो भीमसेन बर्थवाल और राजवीर बर्थवाल दोनों भाई थे, यानी बर्थवाल बंधुओं को देकर वो वापस आए थे। जो भीमसेन थे इनको गढ़वाली सेना का सेना नायक बनाया गया, यानी इनको सेनापति नियुक्त किया गया, और राजवीर को राज करने के लिए प्रशासक नियुक्त किया गया। तो इसको आपने ध्यान रखना है। दापा पर अधिकार किया महिपति शाह ने, वापस लौटे तो अपने दो व्यक्तियों को वहां पर उन्होंने नेतृत्व दिया, सेनापति बनाया भीमसेन को और राजा यानी कि प्रशासक बनाया राजवीर को। दोनों कौन थे? बर्थवाल थे, यानी बर्थवाल बंधु। हालांकि बाद में जो तिब्बती लोग थे वो इनको यहां पर पराजित कर देते हैं, ये दोनों वहीं पर शहीद हो जाते हैं, और इन दोनों की तलवारें आज भी माना जाता है कि जो वहां के बौद्ध विहार हैं वहां पर सुरक्षित रखी गई हैं। इनको आपने याद रखना है किससे संबंधित हैं? महिपति शाह से संबंधित हैं, ठीक है। नाम भी और क्या कहा जाता है इन दोनों को संयुक्त रूप से? बर्थवाल बंधु, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने 1918 में देहरादून में होम रूल लीग की एक शाखा स्थापित करी थी? देखिए, होम रूल लीग की स्थापना उत्तराखंड में मानी जाती है 1914 में हुई थी। किसके द्वारा करी गई थी? तो बद्रीदत्त पांडे के नेतृत्व में, और कई सारे जो क्रांतिकारी थे उस समय के, उनके नेतृत्व में यह बनती है 1914 में। इसी होम रूल की शाखा स्थापित करी जाती है देहरादून में 1918 में स्वामी विचारानंद सरस्वती के द्वारा। यह क्वेश्चन भी पेपर में आया है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, कुमाऊं परिषद का चौथा अधिवेशन, जिसमें कई प्रस्तावों के साथ असहयोग का प्रस्ताव भी था, किस सन में संपन्न हुआ? तो चौथा अधिवेशन 1920 में हुआ था, और इसी अधिवेशन में कई सारे प्रस्ताव, कूली बिगाड़ से संबंधित दोबारा प्रस्ताव पारित किए गए, और एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव असहयोग आंदोलन को लेकर के उसे भी पारित किया गया था, ठीक है, 1920 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? हरगोविंद पंत, ठीक है। नेक्स्ट है, किस पंवार शासक ने अपनी हरिद्वार कुंभ यात्रा के दौरान नागा साधुओं की हत्या का आदेश दिया था? ऊपर एक्स्ट्रा फैक्ट में मैंने आपको पूरी कहानी बताई कि कोसी के युद्ध में शहीद हुए थे महिपति शाह, और क्यों शहीद हुए थे? उन्हीं के आग्रह पर त्रिमल चंद ने वो युद्ध किया था, क्योंकि आप जानते हैं महिपति शाह से पहले जो उनके भतीजे थे श्याम शाह गद्दी पर बैठे हुए थे, और श्याम शाह की मदद से ही त्रिमल चंद कुमाऊं की गद्दी पर बैठे थे। तो उस समय जो संबंध थे गढ़वाल और कुमाऊं के, वो मित्रतापूर्ण थे। उसके बावजूद त्रिमल चंद युद्ध करते हैं, तो माना जाता है कि आग्रह किया था महिपति शाह ने। महिपति शाह श्याम शाह के चाचा थे, और सबसे ज्यादा उम्र में राजा बनने वाले ये राजा थे गढ़वाल के, ठीक है। आग्रह इसीलिए किया था ताकि उनके जो उनको पाप लगा था उससे वो मुक्त हो सके। पाप क्या था? उन्होंने कई सारे नागा साधुओं की हत्या करवाई थी। किसने करवाई थी? महिपति शाह ने। ऑप्शन ए सही उत्तर यहां पर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, ग्राम प्रशासन के संदर्भ में कोटाल और प्रहरी नामक कर्मचारी किस राजवंश से संबंधित थे? तो देखिए, कोटाल और प्रहरी की बात करते हैं। इस प्रहरी को कुछ जगहों पर प्रहरी भी लिखा गया है और कुछ जगहों पर पौरी भी लिखा गया है, तो दोनों एक ही बात है, ठीक है। देखिए, ये दोनों जो अधिकारी थे ये चंद वंश से संबंधित हैं। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। चंद काल में भी, आगे चलकर अंग्रेजों के काल में भी एक पद होता था जिसे हम कहते हैं प्रधान या प्रधान, ठीक है। इसका मेन काम क्या होता था? इसका मेन काम होता था राजस्व को एकत्रित करना। इसी प्रधान के अंतर्गत दो व्यक्ति काम करते थे, एक को कहा जाता था कोटाल और एक को कहा जाता था पौरी या प्रहरी, ठीक है। जो कोटाल होता था इसका काम होता था लगान का हिसाब किताब रखना, यानी जो टैक्स आ रहा है उसका सारा जो रिकॉर्ड होता था वही अपने पास रखता था। और जो पौरी होता था यह चौकीदारी का काम करता था, साथ में डाकिया का काम भी यही करता था। इसको भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। प्रहरी होता था बेसिकली, ठीक है, और साथ में संदेश एक जगह से दूसरी जगह भेजने का काम भी होता था। तो ये दोनों अधिकारी किसके अधीन काम करते थे? प्रधान के अधीन। और इसको लेकर सवाल आ चुका है, इसका मेन काम क्या होता था? इसका काम राजस्व एकत्रित करना होता था, ठीक है। नेक्स्ट है, 1883 में इल्बर्ट बिल के समर्थन में निम्नलिखित में से अल्मोड़ा में किसकी अध्यक्षता में एक सभा हुई थी? तो इल्बर्ट बिल के समर्थन में एक सभा आयोजित की गई थी उत्तराखंड में 1883 में अल्मोड़ा के अंदर। क्वेश्चन बन सकता है किस स्थान पर हुई थी? तो आप कहेंगे अल्मोड़ा, और इसकी अध्यक्षता बुद्धि बल्लभ पंत ने करी थी। ऑप्शन ए सही आंसर है। मानसरोवर यात्रा तथा तिब्बत भूटांतिक व्यापार मार्ग पर निम्न में से किसका आतंक था जिसका अंत चंद शासक बाज बहादुर ने किया था?
तो मानसरोवर यात्रा के दौरान और जो भूटिया लोग तिब्बत से व्यापार करते थे, इनको कई बार परेशान करते थे हुन लोग। इन्हीं को पराजित किया था किसने? बाज बहादुर चंद ने। और इन्हीं हुनियों पर कौन सा कर लगाया था? सिरती कर लगाया था। सिरती एक प्रकार का नगद कर होता था। ठीक है। कुमाऊं परिषद के अधिवेशन की अध्यक्षता के संदर्भ में सूची का मिलान करें। एक तरफ अधिवेशन है, दूसरी तरफ अध्यक्षता। पहले अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? जयदत्त जोशी, यानी पहले का आंसर हो जाएगा 4। दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता राय बहादुर तारादत्त गेरुला करते हैं, यानी 3 आ जाएगा। तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता बद्रीदत्त जोशी करते हैं, यानी 2 आ जाएगा। और चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता हरगोविंद पंत करते हैं, यानी 1 आ जाएगा। 4 3 2 1 इसका आंसर यहां पर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, टिहरी गढ़वाल में ढांढक आंदोलन किससे संबंधित था? तो देखिए, टिहरी गढ़वाल में, टिहरी रियासत में कई सारे आंदोलन एक के बाद एक चलने लगे थे, विद्रोह होने शुरू हो गए थे। इन्हीं विद्रोहों को क्या कहा जाता है? टिहरी में ढांढक कहा जाता है। सबसे ज्यादा जो ये विद्रोह हुए आपके प्रताप शाह के शासनकाल का जो अंतिम समय था, उसमें ये सारे विद्रोह होने लगे थे। इन अलग अलग विद्रोहों को कहा जाता है ढांढक विद्रोह या ढांढक आंदोलन। और यह संबंध था मजदूरों से। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। जो राज कर्मचारी थे, उनके षड्यंत्रों के खिलाफ ये आंदोलन यहां पर शुरू किया गया था। ठीक है, प्रताप शाह के काल में जो राज कर्मचारी थे वो अपनी मनमानी कर रहे थे, मजदूरों का दमन कर रहे थे। उसी के विरुद्ध एक आंदोलन चलाया गया, अलग अलग जगहों पर यह आंदोलन चला। इसे ही ढांढक आंदोलन कहते हैं। इसका जो सबसे प्रमुख नेता माना जाता है वो लक्ष्मू कठैत को माना जाता है। कहा जाता है बाद में इन्हीं लक्ष्मू कठैत को जहर देकर मार दिया जाता है। और इनको लेकर के एक क्वेश्चन और याद कर लीजिए, जो लक्ष्मू कठैत हैं ये पहले व्यक्ति हैं, पहले गढ़वाली व्यक्ति हैं जिनको अंग्रेजों ने राय बहादुर की उपाधि दी थी। ये क्वेश्चन भी पेपर में बन सकता है। बहुत सारी जगहों पर इस बात का उल्लेख किया गया है कि राय बहादुर की उपाधि पाने वाले पहले गढ़वाली कौन थे? लक्ष्मू कठैत। किससे संबंधित हैं? ढांढक आंदोलन से। और ये कहां चला था? टिहरी में मजदूरों से संबंधित था। ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य में स्थित वह किला जो अंग्रेजों के कब्जे के बाद लंदन फोर्ट कहलाया। तो लंदन फोर्ट किसको कहा जाता है? लंदन फोर्ट ये कहा जाता है सिमलगढ़ के किले को। और दिया है काफी जगहों पर कि सिमलगढ़ के किले का ही नाम दूसरा क्या है? बाउल की गढ़ किला, जो कि आपके पिथौरागढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है, भारतीय संघ में विलय के समय टिहरी राज्य का राजा कौन था? तो टिहरी का विलय भारत में कब हुआ? टिहरी का विलय हुआ था 1 अगस्त 1949 को। ठीक है। टिहरी का विलय कर इसे उस समय का जो संयुक्त प्रांत था यानी यूपी था, उसका 50वां जिला इसे बनाया गया था। और जब इसका विलय भारत में हुआ तो राजा कौन थे? मानवेंद्र शाह। मानवेंद्र शाह टिहरी के अंतिम नरेश थे, पंवार वंश के भी अंतिम नरेश थे। ठीक है। नेक्स्ट है, 1929 में महात्मा गांधी ने किस स्थान पर अनाशक्ति योग के अनुवाद का कार्य पूरा किया था? तो अनाशक्ति योग की रचना महात्मा गांधी ने कौसानी में करी थी। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। 1929 में जब वो कुमाऊं दौरे पे आए तो 12 दिनों तक वो कौसानी में रुके। यहीं पर वो भगवत गीता पर जो टीका लिखते हैं, भूमिका लिखते हैं, अनाशक्ति योग के नाम से इसकी रचना करते हैं। और यहीं पर कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड वो कहते हैं। ठीक है। गंगाराम खीमादेव 2 भाई किस आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे? तो देखिए, गंगाराम और खीमादेव ये दोनों सगे भाई थे और ये दोनों के दोनों जो सल्ट गोली कांड हुआ था उसमें शहीद हो गए थे। शल्ट गोली कांड कब हुआ था? आप जानते हैं 5 सितंबर 1942 को हुआ था। यानी कौन सा आंदोलन चल रहा है 1942 में? भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अल्मोड़ा में सल्ट में अंग्रेजों के द्वारा जो उस समय अधिकारी था यहां पर जॉनसन, वो गोलियां चलवा देता है भीड़ पर, जिसमें 2 सगे भाई जो थे गंगाराम और खीमादेव ये दोनों शहीद हो जाते हैं। 2 व्यक्ति और थे, चूड़ामणि और बहादुर सिंह, वो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और कुछ दिन बाद वे दोनों भी शहीद हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, औपनिवेशिक कुमाऊं और गढ़वाल के निम्नांकित में से किस कमिश्नर ने राजस्व पुलिस प्रणाली का प्रारंभ किया था? देखिए, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि राजस्व पुलिस प्रणाली शुरुआत किसने करी थी उत्तराखंड में? ये करी थी विलियम ट्रेल ने। आप जानते हैं 1819 में विलियम ट्रेल ने पटवारियों के पद की सृजित किया था। पटवारियों के पद इसने बनाए थे 1819 में। यहीं से मानी जाती है राजस्व पुलिस प्रणाली की शुरुआत। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था को किसने लागू किया, यानी इसकी प्रॉपर व्यवस्था को लागू किया कि हमारे क्षेत्र में रेगुलर पुलिस नहीं आएगी, यही यहां पर पूरा काम करेंगे, पूरा जो सिस्टम बनाया वो किसने बनाया? वो बनाया था रैमचे ने। तो इसको ध्यान रखना है, प्रणाली की शुरुआत कौन कर रहा है? ट्रेल कर रहा है।
और राजस्व पुलिस व्यवस्था की शुरुआत किसने करी थी? वो करी थी हेनरी रैमजे ने 1874 में। ठीक है, नेक्स्ट है लंडौर रियासत के राजा जिन्होंने कभी अंग्रेजों की अधीनता को स्वीकार नहीं किया, वो कौन थे? तो देखिए, लंडौर रियासत के जो राजा थे इनका नाम है राजा विजय सिंह। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हरिद्वार के निकट ये इनकी रियासत थी, यहां के राजा थे राजा विजय सिंह। राजा विजय सिंह ने 1822 में अंग्रेजों को जो ये टैक्स वगैरह देते थे, मालगुजारी देते थे, वो सब देने से मना कर दिया और कई सारे प्रतिबंध लगा दिए अंग्रेजों पर, जिससे अंग्रेज कई ज्यादा नाराज हुए। 1822 की यह घटना थी। 1824 में कैप्टन यंग के नेतृत्व में अंग्रेजों ने एक सेना को भेजा और इनकी रियासत पर हमला कर दिया। राजा विजय सिंह और इनके एक सेनापति थे जिनका नाम था कल्याण सिंह, वो दोनों यहां पर अंग्रेजों से लड़ते हैं, लेकिन 1824 में वे मारे जाते हैं। इन्हीं दोनों को लेकर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कलुआ और बीजा कौन थे? तो कलुआ यानी कल्याण सिंह को लिखा गया है और बीजा सिंह विजय सिंह को लिखा गया है। दोनों लंडौर रियासत से संबंधित हैं। बीजा सिंह यहां के राजा थे और कलुआ सिंह यानी कल्याण सिंह यहां के सेनापति थे। ये दोनों वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, शहीद यहां पर हो जाते हैं 1824 में। ठीक है, इस क्षेत्र में इसी को कुंजा क्रांति के नाम से जाना जाता है और इसे आजादी की पहली लड़ाई भी कहा जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और आता है, राजा विजय सिंह का जो स्मारक है वो कहां है? तो वो यहीं के कुंजा बहादुरपुर गांव में स्थित है। ठीक है, हरिद्वार में, इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, कालिदास के किस ग्रंथ में मालिनी नदी के तट पर स्थित कण्व ऋषि के आश्रम का संपूर्ण विवरण मिलता है? तो कण्व आश्रम, कर्ण आश्रम की बात हो रही है। कण्व ऋषि का आश्रम था जिसे हम कहते हैं कर्ण आश्रम। ठीक है, इसके बारे में जानकारी हमें मिलती है अभिज्ञान शाकुंतलम से। इस ग्रंथ की रचना कालिदास ने इसी आश्रम से करी थी। यह आश्रम आपके पौड़ी में कोटद्वार के नजदीक है, मालिनी नदी के तट पर यह स्थित है। ठीक है, जो मालिनी नदी है यह गंगा की एक सहायक नदी है और इसी आश्रम में रहकर इसने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना प्राप्त करी थी। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, कालिदास ने कर्णाश्रम को क्या कहा है? तो इसने किसले प्रदेश कहा था। ठीक है, जो कर्णाश्रम है यह किन दो पर्वतों के बीच में है? तो यह हमारे हेमकूट और मणिकूट पर्वतों के बीच में है। निम्न में से किस पंवार शासक ने कतूरियों को पराजित कर उनके सोने का सिंहासन चांदपुर गढ़ लाया था? तो कतूरियों को पराजित किया था, उनका स्वर्ण सिंहासन छीना था अजयपाल ने। ऑप्शन डी। मुगल अभियानों के संपर्क में आने वाला पहला पंवार शासक निम्न में से कौन था? तो मुगल अभियानों के संपर्क में आने वाला पहला जो पंवार राजा माना जाता है वो सहजपाल को माना जाता है। सहजपाल की बात करें तो यह अकबर के समकालीन था। इसी के काल में अकबर ने एक खोजी दल यहां पर भेजा था उत्तराखंड में गंगा नदी के स्रोत का पता लगाने के लिए, और इसी दल के साथ सामना होता है सहजपाल का। इस दल को सहजपाल हरिद्वार से आगे जाने से रोक देता है। ठीक है, कालिदास के निम्न में से किस ग्रंथ में राजा रघु के द्वारा हिमालय वासियों से युद्ध का जिक्र किया गया है? तो कालिदास ने अपनी किस रचना में राजा रघु ने हिमालय के लोगों के साथ लड़ाई लड़ी, इसकी जानकारी देता है? ये रघुवंश में देता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। उत्तराखंड में कुषाणों के पतन के बाद कुषाणों के क्षेत्र पर किस वंश का अधिपत्य स्थापित हुआ? तो कुषाणों का दमन करने वाले कौन थे? यौधेय शासक थे। तो कुषाणों के बाद कौन आएंगे? यौधेय आएंगे। किस पंवार शासक को गढ़वाल का जूलियस सीजार और उत्तराखंड का अशोक आदि नामों से विभूषित किया गया है? तो कई सारे नामों से विभूषित किया गया है अजयपाल को। इसे गढ़वाल का जूलियस सीजार कहते हैं, उत्तराखंड का अशोक कहते हैं, इसके अलावा इसे गढ़वाल का बिस्मार्क, गढ़वाल का नेपोलियन, इन सब नामों से जाना जाता है। पहली बार 1743-44 में कुमाऊं पर हुए आक्रमण के संदर्भ में गढ़वाल और कुमाऊं की सेना संयुक्त रूप से लड़ी थी। निम्न में से किसके विरुद्ध लड़ी? तो संयुक्त रूप में लड़ी थी दोनों की दोनों सेनाएं, ये लड़ी थी रोहिल्लों के विरुद्ध। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। उस समय जो कुमाऊं के राजा थे वो कल्याण चंद थे, गढ़वाल के राजा उस समय प्रदीप शाह थे। प्रदीप शाह मदद करते हैं कल्याण चंद के, क्योंकि कुमाऊं पर आक्रमण करते हैं रोहिल्ले। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। नेक्स्ट है, कालिदास के किस रचना में भागीरथी, गंगा तथा देवदारू वन का विवरण मिलता है? तो भागीरथी, गंगा और देवदारू वनों का विवरण हमें कालिदास की कौन सी रचना में मिलता है जिसमें उन्होंने हिमालय की वंदना करी है? कुमार संभव। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। ठीक है, कालिदास की किस रचना में 14 श्लोकों में हिमालयी क्षेत्र का ही वर्णन मिलता है?
तो कालिदास की कौन सी रचना है जिसमें उसने हिमालय क्षेत्र के बारे में जानकारी दी है, गंगा यमुना देवदारू वन के बारे में बताया है? अभी हमने देखा कुमार संभव, ऑप्शन ए। बाढ़ वाला यज्ञ वेदियों में निम्न में से किस राजा का नाम मिलता है? तो देहरादून में है बाढ़ वाला यज्ञ वेदिकाएं, यहां से हमें यज्ञ वेदिकाएं मिली हैं और कहा जाता है इन वेदिकाओं का निर्माण शीलवर्मन ने करवाया था। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। देहरादून में एक गांव है जिसे कहते हैं जगतग्राम, जगतग्राम से ये हमें यज्ञ वेदिकाएं मिली हैं। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तराखंड के तराई क्षेत्र पर गुप्तों का शासन था, इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो उत्तराखंड में गुप्तों ने भी शासन किया और यह जानकारी हमें कहां से मिलती है? प्रयाग प्रशस्ति से। कालसी से तो हमें यह मिलता है कि उत्तराखंड पर मौर्यों का अधिकार था, प्रयाग से पता चलता है कि गुप्तों का भी अधिकार था। निम्न में से किसने अपनी पुस्तक गोरखनाथ एंड द कनफटा योगीज में अजय पाल को गोरखनाथ संप्रदाय के एक पंथ का जनक कहा है? तो अजय पाल को गोरखनाथ संप्रदाय का माना गया और इसके एक पंथ का जनक भी माना गया। किस रचना में? गोरखनाथ एंड द कनफटा योगीज, और यह रचना जॉर्ज डब्ल्यू ब्रिग्स की है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है चंद्रवंश के पतन के निम्न कारणों में से क्या नहीं था? तो चंद्रवंश का पतन इनमें से किस कारण से नहीं हुआ? चलिए देखते हैं। अयोग्य उत्तराधिकारी, ये सही है। जो बाद के चंद राजा थे वो सारे के सारे अयोग्य थे। आपसी संथा संघर्ष एवं दरबारी षड्यंत्र, ये भी सही है। गढ़वाल और डोटी से संघर्ष, ये भी सही है। डोटी से भी लगातार संघर्ष हो रहा था, गढ़वाल से हो रहा था, अंततः डोटी ही कुमाऊं पर अधिकार कर लेता है। चौथा है भू राजस्व कम करना, जो इन कारणों में शामिल नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। चंद्रवंश के पतन का ये निम्न कारण है, ये कारण नहीं है। ईश्वरा के लाखा मंडल प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि यादवों की राजधानी कहां पर थी? तो देखिए लाखा मंडल से हमें एक प्रशस्ति लेख मिला है जो कि राजकुमारी ईश्वरा का है, जिससे हमें यह पता चलता है कि लाखा मंडल के क्षेत्र में किसका शासन था? यादवों का शासन था। ठीक है, और इनकी राजधानी सिंहपुर में थी। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। कालिदास ने अपनी रचना में भागीरथी से लेकर केदार बद्री तक पहाड़ी के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो देखिए भागीरथी नदी से लेकर बद्री केदार तक की जो पहाड़ियां फैली हुई हैं, कालिदास इन सारी पहाड़ियों को, जो ये अलग अलग पहाड़ियां हैं, इनको गंधमादन के रूप में यहां पर संदर्भित करता है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। चंदकाल में बाजनिया कर नर्तक नर्तकियों के लिए लिया जाता था, जबकि बाजदार कर किसके लिए होता था? तो बाजनिया तो जो राज कर्मचारी होते थे, नर्तक नर्तकियां, उनके लिए लिया जाता था, जनता से इसको लिया जाता था। जो बाजदार कर होता था ये महाजनों के लिए लिया जाता था। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेना के लिए कौन सा कर लिया जाता था? सेना के लिए कटक कर लिया जाता था। लेखकों के लिए साहू कर लिया जाता था। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक तरफ किले दिए हैं, दूसरी तरफ उनके निर्माण करने वाले राजा। खगमरा का किला का निर्माण किसने करवाया था? भीष्म चंद ने करवाया था। लाल मंडी के किले का निर्माण कल्याण चंद ने करवाया। मल्ला महल रुद्रचंद ने और राजबुंगा का सोमचंद ने। यानी 1 2 4 3 इसका सही आंसर है। ठीक है, 1 2 4 3 ऑप्शन ए। नेक्स्ट है गर्वभंजन की उपाधि धारण करने वाला वह पवार शासक जिसने तिब्बत पर 3 बार आक्रमण किया था। तो गर्वभंजन की उपाधि किसने धारण करी थी? ये करी थी महिपति शाह ने। और तिब्बत यानी दापा पर भी इन्होंने कितनी बार आक्रमण किया था? 3 अभियान इन्होंने चलाए थे। ठीक है, ऑप्शन सी। अगर क्वेश्चन होता गर्वभंजक की उपाधि किसने धारण करी है या किसको कहा जाता है गर्वभंजक, ये कहा जाता है माधो सिंह भंडारी को। ठीक है, अमोघ भूति की रजत एवं ताम्र मुद्राओं के अग्रभाग पर प्राकृत भाषा में राज कुड़िंदस अमोघ भूतिस महाराज के साथ निम्न में से किसका अंकन किया गया है? तो अमोघ भूति कुड़िंद वंश का सबसे शक्तिशाली, सबसे प्रमुख राजा माना जाता है। इसकी मुद्राओं में इसे महाराज कहा गया है और इसकी मुद्राओं में इसके साथ साथ किसका अंकन है? देवी और मृग का अंकन है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अमोघ भूति को लेकर के, इसकी मुद्राओं को लेकर के, कुड़िंद वंश को लेकर के भी बहुत बार आपके सवाल बनते हैं, इसको आपने ध्यान रखना है। कई बार हमने शुरुआत की जो हमारी वीडियोस थी, अभी तक हमने 650 क्वेश्चनों को देख लिया। हिस्ट्री के ही ये 650 क्वेश्चन हैं, उनमें कई बार हमने कुड़िंदों के बारे में बात करी है, तो इसको भी आपने ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने उत्तराखंड के 50 इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर किया और मैंने कोशिश करी आपको सारे जो फैक्ट हैं कहानी के रूप में एक दूसरे से लिंक करके मैं यहाँ पर बता सकूं, ताकि आपकी हिस्ट्री का जो पोर्शन है उत्तराखंड का वो और ज़्यादा मजबूत हो सके।
उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।